So, hello everybody. I welcome you all in Eclipse classes. मेरा नाम है आदित्य वर्मा और मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 1 डेट इज़ द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने जा रहा हूँ. ओके, एक्चुअली वी विल फोकस ऑन नीट एग्ज़ाम्स कि जो नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. और अगर कोई बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. जनरली नीट एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तो द लिविंग वर्ल्ड से आते ही आते हैं. सो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो डिस्कस करते हैं. पहले देखते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या होता है? एक्चुअली बायोलॉजी जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. पहला है आपका बायोस, ओके, और दूसरा क्या है आपका लोगस. ठीक, तो बायोलोगस मीन्स बायोज मीन्स क्या होता है? बायोज मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी. ओके, तो लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या होता है? बायोलॉजी होता है. बायो प्लस लोगस लाइफ और स्टडी. ओके, तो लाइफ के स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं. ओके, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस. ओके, तो बायोलॉजी जो हमारा पता है हमको साइंस का ब्रांच है, उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई एनिमल का बात किया जाए तो उसके अंदर डाइजेशंस हो गया और रिस्पायरेशन हो गया. प्लांट के अंदर देखा जाए फोटोसिंथेसिस हो गया. इन सब का स्टडी करना ये किसके अंदर आते हैं? बायोलॉजी के अंदर आते हैं. ओके, सो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के आगे. तो ये सब जितने पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ये सब भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस स्टेट पीएमटीज में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं और चांसेस है कि हमारे नीट में भी आ जाए. तो इन सब को भी हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि एनाटमी क्या होता है? तो एनाटमी क्या होता है? टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल आफ्टर डाइसेक्शंस. ओके, तो एनाटमी में जनरली हम क्या स्टडी करते हैं? अगर किसी एनिमल या प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि किसी स्ट्रक्चर कोई ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, उस ऑर्गन के बारे में स्टडी करना वो किसके अंदर आता है? एनाटमी के अंदर आता है. ओके, और फिर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में क्या होता है? उन्हीं अब ऑर्गन्स के बारे में जिनका हम स्टडी किए थे, अगर उनका फंक्शंस का स्टडी करना, कि जैसे कि हार्ट का फंक्शंस क्या है, ओके, लंग्स का फंक्शंस क्या है, ये किसके अंदर आता है? फिजियोलॉजी के अंदर आता है. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री में जनरली हम द केमिस्ट्री इनसाइड आवर बॉडी का स्टडी करते हैं. ओके, कि जैसे कि क्या लिखा है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर, डेट इज केमिकल कंपोजिशन, नेचर और मोड ऑफ फॉर्मेशन और फंक्शनिंग इन रिलेशन टू द लाइफ एक्टिविटीज. ओके, इनके बारे में अगर बॉडी में केमिकल्स का स्टडी करने को क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. ओके, फिर आता है फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं. फिर इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, वो क्या होता है? वो इकोलॉजी होता है. ओके, फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं. ओके, अगर कोई एम्ब्रियो है फीमेल का यूट्रस में, वो डेवलप कर रहा है, ह्यूमन वूम बोला जाए, उसमें डेवलप कर रहा है, उसका स्टडी करना, इस फीटस का स्टडी करना वो क्या होता है? वो होता है हमारा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है. ओके, फिर एंडोक्राइनोलॉजी. एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी करते हैं और हार्मोन एक्शन इन एनिमल्स का स्टडी करते हैं. ओके, हार्मोन्स का एक स्टडी करें और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी करना, ये सब किसके अंदर आता है? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आता है. फिर इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में हम किसका स्टडी करते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया हमारा, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टडी करते हैं. और ग्रेजुअल डिफ्रेंसिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीसीज. ओके, और जैसे वेरिएशंस आ रहे हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में वेरिएशंस आ रहे हैं, और वेरिएशंस वही म्यूटेशंस की वजह से आते हैं. ये सब का हम लोग का स्टडी जो इवोल्यूशन आगे करेगा, उस सब इवोल्यूशन का स्टडी करना
किसके अंदर आता है, इन सब चीज़ों का चेंजेस की स्टडी करना इवोल्यूशन के अंदर आता है। ओके, फिर आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, जनरली हम टिश्यू का स्टडी करते हैं। टिश्यू का स्टडी क्या होता है, हिस्टोलॉजी आता है। ओके, फिर है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी के अंदर जनरली हम इम्यून सिस्टम पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे कोई अगर बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया या किसी के अगर कोई इन्फेक्शंस हो गए, उससे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है। ठीक है, तो उसी का स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू इन्फेक्शन, उसी का स्टडी करने को क्या हम बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। फिर है लिम्ब बायोलॉजी। लिम्ब बायोलॉजी में हम जनरली वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम का स्टडी करते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में किसी भी प्लांट्स और एनिमल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना वो किसके अंदर आता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। फिर प्लेजोलॉजी। प्लेजोलॉजी मीन्स फॉसिल फ्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, फॉसिल एनिमल्स के बारे में। फिर रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी में इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ का स्टडी करते हैं। फिर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का हम स्टडी करते हैं। ठीक, फिर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल्स का स्टडी करते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उनका जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सब का स्टडी करने को क्या बोलते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, साइटोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर होता है हमारा जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं कि कौन सा एनिमल का कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि एग्जांपल ले लें जिराफ, तो जिराफ कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब जू जियोग्राफी में आते हैं कि कौन सा एनिमल्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, फिर आता है जू पैथोलॉजी। जू पैथोलॉजी क्या होता है, जू पैथोलॉजी में स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ एनिमल्स। ओके, अगर किसी एनिमल्स के डिजीज़ के बारे में स्टडी किसके अंदर आता है, जू पैथोलॉजी के अंदर आते हैं। ये सब सारे हम पॉइंट्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट मूव करेंगे जो कि हमारा है एनसीईआरटी का ये है टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ लाइफ। ओके, तो लाइफ जनरली होता है जिसको ये सब फीचर्स होते हैं। तो ये क्या क्या फीचर्स होते हैं लाइफ के, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और कॉन्शियसनेस होता है। ओके, तो और इनमें से ये दो होते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो हैं, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये सब जो होता है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग का। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या होता है ये, क्या होता है नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग। तो अगर नॉन डिफाइनिंग को स्टडी करते हैं आगे हम, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्रोथ का। ओके, तो ग्रोथ में क्या पता चलता है, ग्रोथ मीन्स कि में अगर जनरली हम बात करें ग्रोथ क्या, तो किसी के बॉडी मास में इंक्रीज करना जनरली क्या होता है, और ग्रोथ होता है। ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोज। ओके, और इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के टू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे, अगर इंक्रीज इन मास हो रहा है या इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो वो इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, तो प्लांट हो गया, जैसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट देखा जाए तो प्लांट में क्या होता है, सेल का डिवीजन होते रहते हैं और सेल डिवीजन होते रहते हैं और प्लांट्स का हाइट बढ़ते रहता है। ओके, इसका कोई वो मतलब ये रुकता नहीं है, ग्रोथ करते रहता है। अगर लॉन्गिट्यूडनली या हॉरिजॉन्टली ये प्लांट ग्रोथ करते रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स में, तो अगर ह्यूमन बीइंग्स में तो ये सब कुछ होता नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स में एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होगा, उसके बाद ग्रोथ, तो अगर बॉडी के ग्रोथ की बात करें, अगर हाइट और अगर साइड में से इंक्रीज होना तो ये तो पर्टिकुलर एज तक होता है, उसके बाद ग्रोथ तो रुक जाता है। लेकिन सेल डिवीजन तो इसके अंदर होते रहते हैं। तो वो सेल डिवीजन क्या काम करते हैं, सेल डिवीजन जो लॉस्ट सेल हमारे बॉडी में होते हैं उनको क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। ओके, तो क्या कह रहा है ये पॉइंट, इन प्लांट्स
द ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। ओके, पूरे लाइफ स्पेन के तक हमारे प्लांट्स में ग्रोथ होते रहते हैं। और इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। और जो एनिमल्स में होता है ये सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है, लेकिन जो हाउ एयर द सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। ओके, फिर अगर बात करें हम यूनिसेलुलर का, ये सब पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होते हैं कैसे? सेल डिवीजन से। एक सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम से, तो यूनि मतलब वन होता है, तो वन सेल है ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ग्रोथ होगा तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इनमें क्या हो रहा है, ये इनका ग्रोथ हो रहा है। ओके, in majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive events। ओके, हायर प्लांट्स में क्या हो रहा है, बॉडी ग्रोथ हो रहा है, बॉडी ग्रोथ हो रहा है आपका। तो ये आपका क्या हो रहा है, सॉरी बॉडी मास अगर बढ़ रहा है उसमें, तो उसमें ग्रोथ हो रहा है। और रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन में होगा कि ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे। लेकिन आपका इसमें क्या हो रहा है, हाँ, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए तो एक से दो बन रहे हैं, तो ये तो हमारे वो भी हो गए, ये समझ लिया जाए तो ये हमारा रिप्रोडक्शन भी हो गया इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन ये क्या बोलते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सब एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं होते हैं। ओके, वन मस्ट रिमेंबर डैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसाइडर्ड एज ग्रोथ। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि बॉडी मास में इंक्रीज होना क्या होता है, वो ग्रोथ होता है। फिर देखा जाए तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रोज। ओके, देखिए दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, इसी के वजह से हमारा जो ग्रोथ है ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लाइफ का। क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रोज, जैसे कि देखा जाए अगर माउंटेन्स है, ओके, माउंटेन्स है या अगर कहीं देखा जाए कचरा फेंका जाता है, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कचरा है। ओके, फिर क्या होता है, कोई पर्सन आए यहाँ पे और कचरा फेंक के चले गए, और कोई पर्सन आया और कचरा फेंक के चला गया, तो ये कचरा में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसका भी बॉडी मास एक तरह से बढ़ रहा है। और पहाड़ में क्या हो रहा है, अगर इसमें धूल मिट्टी ये सब एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये भी आपका पहाड़ ग्रोथ कर रहा है। ठीक, तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे हो रहा है, ग्रोथ बाहर से हो रहा है। ठीक, बाहर से आ रहा है सब्सटेंस, इसमें इकट्ठा हो रहा है, तब या यहाँ पे भी बाहर से सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है तो इसमें ग्रोथ हो रहा है। लेकिन बॉडी में जो लिविंग का बॉडी में वो जो ग्रोथ होता है वो फ्रॉम इंटरनल होता है। ठीक, लेकिन ग्रोथ तो दोनों में हो रहा है। दैट्स वाई ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से ग्रोथ जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं होगा। ओके, सेकेंड इज ग्रोथ, सॉरी ग्रोथ तो हो गया, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोडक्शन प्रोजेनी। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मिल के एक प्रोजनी बनाते हैं। ठीक, ये दोनों मिलके एक प्रोजनी बनाए जो कि इनसे ये क्या होगा, सिमिलर या हल्का फुल्का हल्का डिसिमिलर होगा। ठीक है, और जो आपका ये तो होता है हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स। ओके, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिस हो गया है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
ओ सॉरी, मैंने गलती कर दिया। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन ऑल्सो। ओके, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें क्या ज़रूरत होता है, हम लोग को दो गैमीट की ज़रूरत होता है, उसके वजह से एक आपका प्रोजनी होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोजनी बनाते हैं, जैसे कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। ओके, तो ये क्या होता है आपका फंजाई में, ये अगर स्पोरेंजिया ब्रस्ट होते हैं, ठीक है, ये आपका स्पोर्स निकलते हैं, और फिर स्पोर्स से क्या निकलता है, हाइफ निकलता है, ठीक है। अगर हाइफ निकलता है फिर स्पोरेंजिया उसमें भी डेवलप होता है, स्पोरेंजिया इसमें आ जाता है, ठीक है, और ये फिर नया का नया ये आपका ये फंजाई डेवलप हो जाता है। ओके, फिर इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी एब्जॉर्ब बर्डिंग। ओके, ईस्ट और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सेक्सुअल में नहीं है, जो क्या है हमारा बर्डिंग है। ओके, फिर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, प्लेनेरिया जो कि हमारा फ्लैट वर्म है, वी एब्जॉर्ब ट्रू रीजनरेशन, दैट इज द फ्रेगमेंट ऑर्गेनिजम्स रीजनरेटेड देयर लॉस्ट पार्ट टू देयर बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिजम्स। प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर प्लेनेरिया किसी भी पार्ट में अगर कट गया, ठीक है, कट गया तो उसमें ट्रू रीजनरेशन का पावर होता है। इसका कोई भी पार्ट है, अगर ये पार्ट अगर काट के हम निकाल दें तो ये पार्ट ही आपका पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। ओके, प्लेनेरिया में। ठीक है, अब यूनिसेलुलर की बात किया जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। यूनिसेलुलर algae and amoeba reproduction is synonymous with growth and increase in number of cells. ओके, तो जैसे मैं बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वही उनका क्या है, वही उनका रिप्रोडक्शन भी है। ओके, क्योंकि ग्रोथ भी उनका क्या होता था, सेल मल्टीप्लिकेशन, और इनका रिप्रोडक्शन भी क्या है, सेल मल्टीप्लिकेशन, एक से दो बनाना, वो क्या है, इनका रिप्रोडक्शन भी है। तो ये इनमें ये क्या है, सिनोनिम्स है, दोनों आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के साथ। ओके, ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। ठीक है, और ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर और मास होता है। और hence we noticed that the single celled organism, we are not very clear about usage of two term growth and reproduction. Obviously we are confused between growth and reproduction in unicellular organisms. Okay, तो फिर अगर बात करें तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये सब क्या है, इन सब में रिप्रोडक्शन, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक आ गया लिमिटेशन आ गया हमारे पास कि अगर कोई लिविंग भी है लेकिन वो उनमें ये रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो हमारे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, लेकिन ये ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इट सेल्फ। ओके, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हम देख चुके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, फिर हम फर्दर मूव करेंगे मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। एक दोनों ही जितना टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होता है उन सम टोटल को क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो सारे के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ओके,
ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म्स। ओके, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म्स। ओके, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक, फिर देखा जाए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं बॉडी के आउटसाइड भी कर सकते हैं इन लेबोरेटरी। ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल। अगर मैं बताऊं आपको, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी का आप नाम सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे किया जाता है? बॉडी के अंदर कराया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो होता है। ओके, तो अगर वो कराया जाता है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में वो कराया जाता है, तो वो तो ना तो लिविंग होता है ना तो नॉन लिविंग होता है। ठीक, लेकिन फिर उसको वो कराने के बाद जो आपका वो अगर एक स्टेज तक पहुंच जाता है, उसको फिर से अगर हम डाल देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं, फिर तो वो हमारा लिविंग हो जाता है। तो वो तो नॉन लिविंग नहीं है, पर एक तरह से तो वो तो लिविंग तो है ना। हाँ, तो फिर ये क्या कह रहा है? एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग nor non-living. Instant metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living thing. Okay, hence metabolism is defining feature of all living organism without exception. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, तो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म्स होता क्या है? मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन्स होते हैं। ठीक, ब्रेक डाउन्स होता है, जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन होता है इसमें। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक, तो इसमें इसका क्या एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किसका सिंथेसिस होता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। ओके, फिर देखा जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो कि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ठीक है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, पता है हमको, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक, जो सारे ऑर्गेनिजम्स से किसके बने होते हैं? सेल्स के। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो तो एक सेल के बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसा है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस, जितने उसके इसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उनका डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिस्पायरेशन है, वो एक ही सेल के थ्रू वो सब के सब वो कर पाते हैं। ओके, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. ओके, तो अगर कोई सेल है, एक कंप्लीट सेल है, तो वो तो करेगा। अगर कंप्लीट सेल से थोड़ा सा भी कम है, दैट इज नॉन लिविंग, दैट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस। ओके, हेंस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग पिक्चर ऑफ लाइफ फॉर्म। फिर हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कैसा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ फॉर्म का। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में देखिए, कॉन्शियसनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा। तो कॉन्शियसनेस एक्चुअली होता क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कॉन्शियसनेस यही होता है, हम सेंस करना है किसी चीज़ को। हम अगर एनिमल हो या प्लांट हो, अगर सेंस कर पा रहा है अगर इन्वायरमेंट को, तो वो उसका क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है। जैसे लिखा है, ये एनसीईआरटी का लाइन है एक्चुअली, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। ओके, कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है ये ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरमेंट, सराउंडिंग और environment and respond to these
इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ओके, स्टिमुलाई किसकी किसके तरफ में हो सकते हैं? स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं, और इनको सेंस करना ही क्या होता है? हमारा कॉन्शियसनेस होता है। ओके, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग कैसे इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं? थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। लाइक हमारा सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है। ओके, फिर अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स और पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो अगर जैसे ह्यूमन बींग्स तो कर ले रहे हैं सेंस, वैसे ही प्लांट भी सेंस कर लेते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, अदर ऑर्गेनिजम्स को और पोल्यूटेंट्स को। ओके, all organisms from prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and respond to the इन्वायरमेंटल काउज। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म से प्रोक्रियोटिक्स या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक्स जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल काउज। ओके, फिर है जैसे फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, ये फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड होता है लाइट इफेक्ट। ओके, जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा जब चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस, इन सब में ये जो प्लांट फिजियोलॉजी आएगा इसमें हम फोटो पीरियड अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे इतना ही समझते हैं कि फोटो पीरियड लाइट ये जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे कि सीजनल फ्रूट्स होता है जैसे मैंगो वगैरह, या सीजनल ब्रीडर्स जैसे होते हैं हमारे डॉग्स जो कि क्या कब ये करते हैं रिप्रोडक्शन, कब करते हैं इनका, कब होता है रिप्रोड्यूस? इनमें होता है विंटर के सीजन में। तो ये सब सीजनल ब्रीडर्स ये कैसे फोटो पीरियड अफेक्ट पे इनका काम करता है। ओके, फिर आता है ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है, और सारे ऑर्गेनिजम्स केमिकल को भी अपने बॉडी में इंटर को हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक लाइकेंस होता है, लाइकेंस, तो लाइकेंस क्या होता है? जहाँ पे सल्फर होता है, जहाँ पे सल्फर पाए जाते हैं वहाँ पे ये लाइकेन एक्चुअली ग्रो करता है पेड़ के ऊपर। ठीक, और जिधर सल्फर्स होते हैं उधर ये लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। ठीक, जिधर एटमॉस्फेयर अच्छे होंगे उधर ही ग्रो करेंगे। तो इनका ये सेंसेस है, तभी तो वो ग्रो उधर नहीं कर पा रहे हैं केमिकल्स की वजह से। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा है प्राणी जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस जनरली क्या होता है? कॉन्शियसनेस का ही मॉडिफाइड टर्म होता है, इसका बहुत हायर लेवल का होता है। जैसे कि किसी चीज़ को फील करना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ये सब किसके अंदर आता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस के आता है। ओके, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्रोक्रियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स, सबके अंदर ये कॉन्शियसनेस हो रहा है। तो ये ठीक है, ये कैसा प्रॉपर्टी है? ये हमारा कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, और एक हमारा एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी का हमारा एक क्वेश्चन है वो कि जैसे कह रहा है कि कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट जिसका ब्रेन जो है डेड है। ओके, अगर उसका ब्रेन डेड है तो वो उसमें तो क्या होगा? ये पूछ रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस है, क्योंकि अगर उसका देखा जाए हार्ट, उसका अगर स्क्रीटरी सिस्टम, उसका किडनी देखा जाए तो ये सब कुछ ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्टेड है। अगर उसका हार्ट देखा जाए तो ईसीजी मशीन पे उसका हार्ट ऐसे दिखाएगा, परफॉर्म कर रहा है। तो ठीक, तो वो कैसा है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप खुद बताइए। वो लिविंग है। ओके, फिर है हमारा लेबल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक,
लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाए तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉमन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस जो लिविंग और नॉन लिविंग में कॉमन्स होते हैं, जैसे कि एटॉमिक लेवल है और मॉलिक्यूलर लेवल है, ठीक। तो एटॉमिक लेवल क्या है? एटॉमिक लेवल मीन्स एटम्स हैं, जैसे कि द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज द एटम। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ 4 केमिकल्स: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with only about 1% अदर एलिमेंट्स। ओके, जो लिविंग होते हैं वो किस किस चीज़ के बने होते हैं, मिल के बने होते हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। इन मेनली इन चार एटम से मिल के बने हैं और 1% अदर एलिमेंट्स, ठीक। और जो नॉन लिविंग मैटर्स में पोजेस अदर एलिमेंट्स सच एज सिलिका, कैल्शियम, आयरन इन वेरिएबल कॉम्पोजिशंस। और जो हमारे नॉन लिविंग्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स जैसे सिलिका, कैल्शियम और आयरन इनसे वेरिएबल कॉम्पोजिशंस में बने हुए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मोलिक्यूलर लेवल। मोलिक्यूलर लेवल क्या होगा? हाँ, एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल। हमको पता ही है कि जब एटम्स हैं कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल्स बनाते हैं, हाँ, विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। ओके, वही केमिकल रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज को बनाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल एटम क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक्स। ओके, फिर वो क्या बनाएगा? कंपाउंड ऑर्गेनिक, और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, फिर प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद सेल बनाएगा, ठीक। फिर हमारा आ जाता है सेकंड, जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे सेलुलर लेवल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेलुलर लेवल से थोड़ा सा भी कम होगा तो वो क्या होगा? हमारा नॉन लिविंग होगा। तो सेलुलर लेवल हो गया। सेलुलर लेवल में क्या है? यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिजम्स का देखा जाए तो एक सिंगल सेल्स के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, ठीक। और सेल्स इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर आता है हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या हो जाता है? तो टिश्यू का हम पढ़े हैं पहले, क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वो मिल के जो उनका जो ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और एक पर्टिकुलर टिश्यू का स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। ओके, क्या करता है जाइलम? प्लांट में वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ठीक। फिर आता है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है? डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स। ओके, तो डिफरेंट जो टिश्यू हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जैसे देखा जाए, अगर प्लांट में देखा जाए तो जाइलम, फ्लोएम, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? एक लीफ को बनाते हैं, ठीक। उसमें देखा जाए तो उसमें सब क्या होता है? लीफ बनाते हैं। उसमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, हाँ, सब होते हैं ये सब, ठीक। फिर आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है? जो हमारे ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन मिल के एक पूरा का पूरा क्या हमारा बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन डेट कोऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शंस फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, ठीक। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल के कोऑर्डिनेट करके क्या बनाते हैं? मेजर फंक्शंस उनका होता है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे देखा जाए, ब्रेन वर्क विथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स टू फॉर्म द नर्वस सिस्टम, ठीक। तो वो क्या बनाता है? हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। क्या क्या? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सब मिलके, ठीक। और तो ऐसे ही जैसे हमारा डाइजेशन का देखा जाए तो डाइजेशन में क्या होगा? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक आ जाए तो ये सब मिलके क्या हमारा बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ओके, फिर ऐसे ये जो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो मिलके डिफरेंट सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल बनाते हैं। मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल हैविंग मेनी ऑर्गन सिस्टम, ओके, फॉर्म एन ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ओके गाइज।
फिर थर्ड है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स तक का तो हम देख लिए हैं कि सेल से हमारा क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से हमारा क्या बन रहा है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बन रहा है। लेकिन अब क्या हमको देखना है कि एक इंडिविजुअल्स के ऊपर देखना है। तो पहला है हमारा पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या है? ऑल द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द इंटरेक्ट विथ ईच अदर बिलोंग टू अ पॉपुलेशन। अगर इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स एक जगह हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उनका क्या हुआ? पॉपुलेशन हुआ। ओके, जैसे एग्जांपल दिया एक पॉपुलेशन का, ओक ट्रीज इन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में ओक ट्रीज का क्या है? पॉपुलेशन है। ओके, फिर आता है हमारा पॉपुलेशन के लेवल के बाद कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है? द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया मेकअप बायोटिक कम्युनिटी। ओके, डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशंस मिलके और एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया में जो होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं प्लांट के, एनिमल के, वो मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक, फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो हम जैसे पढ़े थे, क्या था कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। ओके, तो यही पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स इंटरेक्ट among themselves and with non-living components of the area form an ecosystem। प्लांट्स और एनिमल्स जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का खुद के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस लेवल पे वो क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक, तो एक छोटा इकोसिस्टम का देखा जाए एग्जांपल तो हमारा क्या होगा? एक होगा पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा? पॉन्ड में पानी है, मिट्टी है, ठीक है, और पॉन्ड में क्या है, क्या होता है? छोटे छोटे पौधे होते हैं और फिशेज होते हैं, फिशेज होंगी, क्रैब्स होंगे, थोड़े बहुत स्नेल्स भी होंगे। ये सब मिलके क्या एक दूसरे के साथ सब इंटरेक्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक ये वाटर से, एक ये इनका ये इकोसिस्टम होता है। ओके, पॉन्ड इकोसिस्टम ये अपना बनाते हैं। ठीक, इकोसिस्टम समझ गए। फिर आता है हमारा बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स स्मॉल और बिग ऑफ ऑल द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म द बायोस्फीयर ऑफ द इंटायर लिवेबल पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, तो अगर सारे इकोसिस्टम्स मिला के क्या बनाते हैं, जैसे ये तो हम तो छोटा सा एग्जांपल ये पॉन्ड का, ऐसे ही जितने भी सारे बड़े बड़े छोटे या बड़े जो इकोसिस्टम सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ओके, सो आज हम यही पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम बाकी का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर मिस्टेक हुआ होगा तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, और होप ये वीडियो आपको आगे हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले थोड़ा और हम नेक्स्ट आगे भी वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच।